सो गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाई के ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो नया महीना है, नई शुरुआत करते हैं एक नए जोश के साथ में। और जोश इतना हाई होना चाहिए कि पूरे महीने आप लोग के अंदर ये बरकरार होना चाहिए। बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार यहाँ पर डिस्कशन रहने वाला है। पर लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि पिछले महीने में ऐसी क्या कमियां खामियां रही हैं जो आप लोग नेक्स्ट मंथ में इंप्रूव करना चाहते हैं। पिछले महीने में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप लोग करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, जो आप लोग नेक्स्ट महीने में आप लोग करना चाहते हैं। यानी कि आप लोग कितना ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं आप लोग नेक्स्ट मंथ, उसके बारे में या तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर लगता है कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना है तो अपने पास डायरी में लिखकर जरूर रखिएगा और उसको देखते रहिएगा कि जो जो आप लोगों ने अपने लिए बेसिकली उन्हें कि अपने लिए डिसाइड किया था कि ये चीजें हम लोग को करनी है, क्या वो आप लोग कर पा रहे हैं। तो ये पैटर्न आप लोगों को हमेशा समझते रहना है, तभी चीजों को आप लोग ढंग से अंडरस्टैंड कर पाओगे। इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आप लोगों को पहले बोला था, यहां पर जो भी आप लोगों का एक साल का पूरा करंट अफेयर में कवर करने वाला हूं। रिसेंटली जो भी एग्जाम आप लोगों के आएंगे उनमें सब में आप लोगों को ये फायदा पहुंचाने वाला है। तो मैंने आप लोगों से पूछा था यहां पर कम्युनिटी टैग में कि क्या आप लोगों को टाइम चाहिए यहां पर। तो यहां पर बेसिकली 8, 9, 10 या फिर 11 इस टाइम के लिए जब मैंने आप लोगों से वोटिंग मांगी, कम्युनिटी टैग में पोस्ट किया था मैंने, अभी भी आप लोग वोटिंग कर सकते हैं जाकर। तो यहां पर 61% यानी कि 61% लोगों के द्वारा बोला गया कि सर मॉर्निंग में 8 बजे ये वीडियो चाहिए। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग इसको एंजॉय कीजिएगा। एग्जैक्ट मॉर्निंग में 8 बजे ये वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अच्छे से आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि पूरा करंट अफेयर जो भी पूरे साल में जो इंपॉर्टेंट है वो सारे करंट अफेयर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और जो रेगुलर इस चैनल के ऊपर जुड़ा हुआ है उसका रिवीजन भी एक शानदार तरीके से यहां पर होता हुआ नजर आएगा। तो यहां पर देखिए थोड़ा सा लेंथी ये वीडियो हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 12 महीने का करंट अफेयर है, आसान बात तो नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को यहां पर पेशेंस रखना पड़ेगा। पर लेकिन हाँ, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, अगर आप लोग ये वीडियो देखकर जाएंगे तो एग्जाम में आप लोग अनकंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। कम से कम उतना तो तैयार कर दूंगा। ठीक है, बिल्कुल इतना नहीं रहेगा आप लोगों की हाँ यार ये क्या हो गया। तो उस तरीके से आप लोग इसको देखिएगा, मतलब अच्छा आप लोगों की पकड़ इस करंट अफेयर के ऊपर आप लोग की हो जाएगी। तो ये वीडियो एग्जैक्ट 8 बजे मॉर्निंग में तैयार हो जाएगी। तो अच्छे से आप लोग अपने आप को सही से शेड्यूल करके बैठेगा, ताकि पूरी वीडियो प्रॉपर वे में आप लोग देख सकें। ठीक है, कोशिश करना कि ऐसा नहीं कि जेब में लेकर घूम रहे हैं देख रहे हैं, आप लोग इसको थोड़ा शिफ्ट में देख लेना, भले ही जैसे एक साथ बैठकर अगर नहीं देखो। पर लेकिन कोशिश ये करना कि पूरी वीडियो एक बार नजरों में को जरूर निकाल लेना एग्जाम में जाने से पहले। और जो भी और भी कोई एग्जाम देना चाह रहा है, खासकर ईपीएफ हो गया, फिर आने वाले कोई भी एग्जाम यूपीएससी का प्रीलिम्स, उसको भी इसके बारे में आप लोग बताना, ताकि अच्छे से वो भी तैयार कर सके। देखिए कभी भी किसी के साथ में आप लोग कंपटीशन नहीं करना चाहिए कि हाँ यार उसको बता दूंगा तो वो बहुत ज्यादा सीख जाएगा। आप लोगों का कंपटीशन हमेशा अपने साथ में होना चाहिए। जिस दिन आप लोगों ने टेंडेंसी समझ ली, उस दिन आप लोगों को हमेशा आप लोगों का इंप्रूव वर्जन बनाने से और अपने लाइफ में अपने गोल अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। कभी भी किसी के साथ में कंपेयर मत करना अपने आप को, क्योंकि अगर किसी के साथ में कंपेयर करोगे तो आप लोग जिस दिन वो इंसान लाइफ में प्रोग्रेस करना छोड़ देगा, आप लोग भी प्रोग्रेस रुक जाएगी। तो हमेशा अपने आप में कंपेयर कीजिए, तो हमेशा आप लोग प्रोग्रेस के पाथ पर चलते रहोगे। बाकी ये लेक्चर देखने के बाद में अगर आप लोगों को लगता है यार इसकी पीडीएफ हमारे पास में होनी चाहिए, तो डायरेक्ट आप लोग टेलीग्राम के ऊपर जाइएगा। तो यहाँ पर 1,35,000 से भी ज्यादा मेंबर जुड़े हुए हैं। सारी चीजें यहाँ पर मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर कई बार मैं आप लोगों से कई सारी चीजें भी पूछता हूँ। यहाँ पर कुछ हिस्ट्री का पोर्शन मैंने डाला था, यहाँ पर ये भी आप लोग देखते हैं। चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के बारे में याद रखने की ट्रिक भी थी यहाँ पर एक छोटी सी। इसी के साथ में यहाँ पर पीडीएफ भी आप लोगों को सारी मिल जाती है, और कुछ क्वेश्चन भी डालता हूँ तो उनका भी आंसर आप लोगों को देना है। एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और आप लोगों के लिए यहाँ पर, जो आप लोग अभी देख रहे हैं हमारी कंट्री में पैरा ओलंपिक चल रहे हैं, तो शानदार परफॉर्मेंस इंडिया की यहाँ पर देखने को मिली। तो देख सकते हैं इंडिया के पास में टोटल मिलाकर 10 मेडल यहाँ पर अभी हो गए हैं, जिनमें से 2 गोल्ड, इसी के साथ में 5 सिल्वर और 3 टोटल मिलाकर आप लोगों को ब्रोंज देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये काफी एक अच्छी एक परफॉर्मेंस आप लोग अपनी कंट्री की यहाँ पर बोल सकते हो, जो कि अप्रिशिएट करने लायक है यहाँ पर ये। ठीक है, थोड़ा सा इसको दिखा देता हूँ, शायद नहीं दिख रहा होगा, एक सेकेंड। यहाँ पर आप लोग देखिए इसको। ठीक है, अब दिख रहा है, ये शायद नीचे आ रहा है ना, आई थिंक। चलिए मैंने बता तो दिया ना आप लोगों को, बाकी टेलीग्राम पर जाकर आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर आप लोगों को चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, वहां पर सारी चीजें प्रोवाइड करा देता हूँ। और नोटिफिकेशन भी आप लोगों को वीडियो का अगर चाहिए सही टाइम पर, तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर सबसे पहले सारी चीजें इकट्ठी एक जगह आप लोगों को मिल जाती हैं। ओके, अब आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर समझते हैं क्या क्या बातें हैं। तो डेली आप लोग को रेगुलर 2 वीडियो देखने को मिलती हैं। अगर ये 2 वीडियो आप लोग शानदार तरीके से देख पाते हैं तो आप लोग कभी भी करंट अफेयर के लेकर परेशान नहीं होंगे। और देखिए ये 2 वीडियो अगर आप लोग देखते हैं ना, इससे फायदा ही रहेगा। जो भी मंथली और फिर ईयरली करंट अफेयर का अगर कोई मैं वीडियो लेकर आता हूं, तो वो भी आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, उसमें आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। तो कई बार तो मैं ही आप लोग का रिवीजन यहाँ पर करा दूंगा, अगर आप लोग रेगुलर इसको देखकर चलते हो। आइए सबसे पहले टकटकी लगाकर आप लोगों को ये वीडियो देखना है। एक ओवरव्यू में आप लोग को दे देता हूँ लेक्चर के अंदर हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, ताकि अच्छे से आप लोग चीजों को समझ पाए।
क्वेश्चन है यहां पर एक एक कर देखते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है किसके द्वारा अभी रिसेंटली रिलीज किया गया है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021, यानी कि हमारी कंट्री में जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, कौन कौन से राज्य होते हैं उनको भी एक बार मैप में देख लेंगे, तो इसके बारे में आप लोग को बताना है। बाकी यहां पर नॉर्थ ईस्ट रीजन जिसको NER बोला गया शॉर्ट फॉर्म में, इसके लिए यहां पर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर ये काम किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल इंडेक्स और इसी के साथ में डैशबोर्ड है, ये किस किस के द्वारा तैयार किया गया है। एक तो यही ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा पब्लिश किया गया है, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है जिसको आप लोग डोनर भी बोलते हैं कई बार, और ये सपोर्ट कौन प्रोवाइड करा रहा है यहाँ पर, टेक्निकल सपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं यहाँ पर क्योंकि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी 2 दिन पहले मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था यहाँ पर कोंकण के बारे में, आप लोगों को ये बताना है कोंकण ये नेवल एक्सरसाइज किस किस कंट्री के बीच में है, ये अभी रिसेंटली अभी न्यूज में थी, फिर से न्यूज में, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। आप लोगों ने यहां पर CBDR के बारे में सुना होगा, इसमें RC और ऐड कर दिया गया है। तो ये बेसिकली अभी 7th मीटिंग जो ब्रिक यानी कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका इन्वायरमेंट मिनिस्ट्रियल 2021 जो देखने को मिली, तो उसके चलते यहां पर अभी फोकस किया गया कि कैसे मिलकर हम लोग को ग्लोबल इन्वायरमेंट और इसी के साथ में क्लाइमेट चेंज को सही तरीके से टैकल करना है, तो हर एक कंट्री को क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है यहां पर, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। JSS ये क्या है, इसके बारे में आप लोग को बताना है। हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कराया गया रिमोट वाले ट्राइबल एरिया में, यहां पर किसके द्वारा, केरला के द्वारा, ठीक है। तो उसी के चलते यहां पर ये न्यूज में आ गया है। जो JSS है यहां पर, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में था पहले, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आया करता था, ठीक है। तो वाज ट्रांसफर फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर इसको ट्रांसफर कर दिया गया 2018 में। तो ऐसी भी चीजें कई बार क्वेश्चन बन जाता है। आगे चलते हैं, यहां पर नेक्स्ट जो बात की जा रही है कि यहां पर अगर बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड में 37.7 मिलियन के करीब HIV के केस देखने को मिलेंगे 2020 में। तो ये डेटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है और क्यों है न्यूज में ये डेटा, इसके बारे में समझेंगे। एक पर्टिकुलर ऑथोरिटी हमारी कंट्री में जिसके बारे में रिसेंटली अभी आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, इसको बोलते हैं सेंट्रल एडेप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, जिसको CARA के नाम से बोलते हैं। तो ये जो कारा करके यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारी कंट्री में अगर किसी को बच्चा गोद लेना है उसके बारे में बात करती है। तो इसी के चलते यहाँ पर ये न्यूज में काफी इंपॉर्टेंट न्यूज लगी पर्सनली मुझे, तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, ये आप लोग को बताना है। तो ये था एक ओवरव्यू, जो क्वेश्चन आप लोग के माइंड में अब क्लियर हो गए, तो इसका मतलब आप लोग लेक्चर सुनने में मजा आएगा, चीजों को अच्छे से आप लोग समझ भी पाएंगे। तो एक एक कर न्यूज देखेंगे, पहले शॉर्ट न्यूज हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इसके बाद में फिर जो डिटेल में न्यूज आएंगे उनको हम लोग समझेंगे, जिसको आप लोग लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो सबसे पहली जो शॉर्ट न्यूज है आप लोग के सामने, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये जो शॉर्ट न्यूज निकल कर आ रही है, ये है वोल्केनो के बारे में। वोल्केनो बोल लीजिए नॉर्मली, जिसको आप लोग कई बार ज्वालामुखी भी बोलते हैं। तो जैसे ही ज्वालामुखी फटता है तो लावा निकल कर बाहर आता है, और ये लावा आप लोगों को देखने को मिलेगा आसपास वाले एरिया में फैल जाता है, तो कई सारे एरिया को ये बर्बाद भी कर देता है। तो ये कंडीशन आप लोग कई बार यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिस तरीके से ये लावा इस तरीके से निकल के चलता है, जहां पर भी ये फटते हैं, और कई बार आप लोग को एक्टिव वोल्केनो देखने को मिलेंगे और कई बार आप लोग को पैसिव वोल्केनो देखने को मिलेंगे। तो ये कहां पर है, अगर इसके बारे में बात करूं और किस पर्टिकुलर रीजन में आप लोग को देखने को मिलेगा और क्यों भी न्यूज में, तो समझ लेते हैं। यहां पर एक समिट है, एक चोटी जिसको बोल सकते हैं, जिसका नाम है यहां पर कलावा। ये वोल्केनो है हवाई आइलैंड के पास में आप लोगों को देखने को मिलेगा। हवाई जो है ये USA का आइलैंड वाला एरिया है। अगर मैप में आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं तो ये एग्जैक्ट आप लोग यहां पर देखते हैं हवाई हो गया, ठीक है। यहां पर आप लोग देखिएगा इसको, ये हवाई हो गया यहाँ पर, ये बेसिकली USA के अंदर आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। एग्जैक्ट लोकेशन में आप लोगों को यहाँ पर ढंग से दिखाऊंगा अभी। यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये पर्टिकुलर लोकेशन पैसिफिक ओशन में आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी। तो हवाई आइलैंड का यहाँ पर ये लोकेशन है जहां पर ये ज्वालामुखी फट रहा है। तो बेसिकली जब आप लोग इसको मैप में देखेंगे प्रॉपर वे में, तो इसको आप लोग और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अपनी प्यारी कंट्री है, हमेशा कोई भी मैप की लोकेशन अगर आप लोगों को देखनी है तो इसके कंपेयर में आप लोगों को देखना है हमेशा मैच करके। तो ये हो गया यहाँ पर USA ऊपर, ठीक है। तो जब हम लोग जूम करेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर आप लोगों को हवाई देखने को मिलेगा, ये देखिए, ठीक है। तो ये हो गया हवाई आइलैंड USA का। और इंपॉर्टेंट बात, ये कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, USA का एक लौता एरिया ऐसा जो ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर के नीचे आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो वह है हवाई आइलैंड, याद रखना। बाकी पूरा का पूरा USA जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर आप लोगों को नजर आएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पर ये चीजें देखने को मिल रही हैं, जिसमें से फिर से ये देखा जा रहा है कि इसमें फिर से यहाँ पर आप लोगों को लावा निकलता हुआ नजर आएगा, तो आसपास वाले एरिया में काफी इंपैक्ट डालेगा। इसी एरिया में यहाँ पर जिसको यहाँ पर कलावा बोला गया है, ये वोल्केनो, आप लोगों को यहाँ पर ये हवाई वोल्केनो नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा, जो कि काफी बड़ा एक आइलैंड है। अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पर हुनुलुलु दिखाया, यहाँ पर ये आप लोग देखते हैं हुनुलुलु, ठीक है। तो ये जो हुनुलुलु है, ये यहाँ पर भी आप लोग देखते हैं, ये हवाई में ही जो हवाई आइलैंड है पर्टिकुलर, इसमें ही एक पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे हमारी कंट्री में नहीं अंडमान निकोबार वाला एरिया, उसी तरीके से ये पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसमें इससे अगर बात करें तो 200 माइल इसके साउथ ईस्ट में ये आप लोगों को नजर आएगा। और ये एक डिफरेंट आइलैंड है यहाँ पर आउहा, ठीक है।
OAHU, अहू, ठीक है। तो आप लोग बोल सकते हैं ओहो, ठीक है। इस तरीके से जो भी आप लोग बोले उन्हें हो करते हैं कि जो ट्राइबल कम्युनिटी में करते हैं, तो उस तरीके से आप लोग याद रख लेना। वर्ल्ड मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है यहाँ पर। पास्ट में अगर आप लोग देखिए 1952 से लेके अभी फिलहाल अगर एक आइडिया लगाया जाए तो यहाँ पर 34 बार ये अब तक फट चुका है, ठीक है। यानी कि कंटिन्यूअसली ये चलता रहता है, तो वो एक्टिव वोल्केनो होता है। एक्टिव और पैसिव आप लोगों ने सेंटेंस में पढ़े होंगे नॉर्मली, वैसे इंसानों के तौर पर भी आप लोग एक्टिव पैसिव बोल सकते हैं। एक पर्सन ये जैसे वीडियो आ गई तुरंत एक्टिव हो गया, वीडियो देखने के लिए आ गया। एक पर्सन ये है कि चलो बाद में देख लेंगे, कोई नहीं, वीडियो तो रहेगी, कहीं नहीं जा रही है, ठीक है। तो जो एक्टिव पर्सन है यहाँ पर, ये इसके अंदर आप लोगों को एनर्जी अलग लेवल की देखने को मिलेगी। ये चीजों को एकदम बिल्कुल एक्टिव तरीके से करना पसंद करता है, कोई भी काम करेगा हमेशा एक्टिव रहेगा। पैसिव इंसान जो है कर लेंगे यार, हो जाएगा यार, काम तो करेगा रो रो कर, पर लेकिन एक्टिव तरीके से नहीं करेगा, तो वो दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखना कि ये एक्टिव वोल्केनो है, जो कि यहाँ पर आसपास वाले रीजन में खासकर घरों पर और यहाँ पर जो बेसिकली फार्म है वहां पर काफी बड़ा नुकसान पहुंच जाता है जब यहां पर ये फटता है, ठीक है। तो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया भी था यहां पर, तो इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए दो तरीके से, एक तो वोल्केनो के बारे में पूछ रहे हैं कहां पर है, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा कि आप लोगों को ये बताना है कि पर्टिकुलरली यहां पर ये लोकेशन कहां पर है, तो लोकेशन बेस्ड भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। सेकंड जो इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है ये आ रही है नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड। अगर नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करता हूं तो याद रखना आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये सिक्किम हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो वाला एरिया आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसको नॉर्मली हम लोग नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन बोल देते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग जाएंगे तो म्यांमार जो है काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है, काफी न्यूज में रहता है, याद रखना। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और इसी के साथ में मिजोरम को टच करती है ये कंट्री। आखिर न्यूज में क्यों है ये समझ लेते हैं। नीति आयोग जिसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये हमारी कंट्री में काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर हमारी कंट्री बनाई गई थी। इसके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। अच्छा ये बता दीजिए किस ईयर में प्लानिंग कमीशन के द्वारा रिप्लेस इसको, किस ईयर में इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था, और वो ईयर जो है यूपीएससी के प्रीलिम्स से क्वेश्चन के तौर पर पूछा गया था। तो ऐसा नहीं है कि यूपीएससी बहुत टफ टफ क्वेश्चन पूछती है, क्योंकि कई बार कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये छोटे छोटे ऐसे मार्क्स होते हैं जो कि एक तरीके से एक बार नहीं कंफर्टेबल फील कराने के लिए भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, और इसी के साथ में फिर कई बार को कंफ्यूजन में डालने के लिए भी क्वेश्चन रहते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग बताएगा जरूर। नीति आयोग जो है उसके द्वारा भी नॉर्थ ईस्ट रीजन, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन डिस्ट्रिक्ट, इसका नाम है पूरा डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स डैशबोर्ड 2021 यहाँ पर तैयार किया गया। तो इसके चलते यहाँ पर कौन कौन मिलकर इसको तैयार कर रहे हैं, तो रिलीज तो किया है नीति आयोग के द्वारा, पर लेकिन तैयार किया गया नॉर्थ ईस्ट रीजन डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबल इंडेक्स जो डैशबोर्ड है, ये नीति आयोग। दूसरा यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। इसी के साथ में तीसरा टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराया गया यूएनडीपी के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो मिलकर यहाँ पर काम कर रही है। ये जो इंडेक्स आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसमें कई सारे राज्य के डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, आसाम हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। तो जो मैंने आप लोगों को दिखाया तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितना अचीव कर रहे हैं ये डिस्ट्रिक्ट, तो ये यहाँ पर चेक किया जाएगा। तो यार इस तरीके से जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात आ गई तो देखना तो एक बार बनता है, क्योंकि आप लोग इनको क्वेश्चन इनमें से भी आप लोग के डायरेक्ट बन जाएंगे। देखिए ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होते हैं ना, इनको तो आप लोग बेसिकली याद करने का तरीका ढूंढ लीजिए, और मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है कि कैसे आप लोगों को इनको याद करना है। उससे ये रहेगा आंसर राइटिंग में कहीं गरीबी के बारे में लिखने के लिए आ रहा है, भुखमरी के बारे में लिखने के लिए आ रहा है, हेल्थ के बारे में, क्वालिटी एजुकेशन के बारे में, जेंडर इक्वलिटी के बारे में, यहाँ पर क्लीन वाटर सैनिटेशन के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस इन इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कुछ भी लिखने के लिए आता है तो आप लोग इनको अगर वहां पर एक बार मेंशन कर देंगे तो एग्जामिनर सोचेगा कि हाँ यार बंदे को पता है, देखिए चीजों को, ठीक है, पढ़ के आया, ऐसा नहीं कि हवा में तीर मार रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखेगा। तो ये टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। ये अगर अचीव कर ले कोई भी कंट्री या कोई भी स्टेट, तो समझिए कि उसके वहां पर काफी अच्छे लेवल पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि इंसानों को अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ मिलेगी तो अच्छा इंप्लॉयमेंट भी वो कर पाएंगे, एक सही प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट भी होता हो आप लोग को नजर आएगा। तो ये कई सारी चीजें, तो इनको परफॉर्मेंस कैसी है इसके यहां पर देखने के लिए चेक किया गया। तो आउट ऑफ 103 डिस्ट्रिक्ट यहां पर जो अगर बात करें 64 डिस्ट्रिक्ट जो है यहां पर वो फ्रंट रनर देखने को मिले कैटेगरी में, 39 डिस्ट्रिक्ट जो थे वो परफॉर्मर कैटेगरी में आए, और बाकी के और ने भी ठीक ठीक यहां पर परफॉर्मेंस देखने को मिली, ठीक है। तो यहां पर इसके बारे में देखिए थोड़ा सा आप लोग आइडिया रखेगा। ऑल डिस्ट्रिक्ट सिक्किम और त्रिपुरा के वो फेल हो गए यहाँ पर फ्रंट रनर कैटेगरी में आने के भी, यहाँ पर दो राज्यों ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, यानी कि सिक्किम और त्रिपुरा, ठीक है। तो सिक्किम कहां पर हो गया, ये हो गया, और त्रिपुरा कहां पर हो गया, यहाँ पर ही हो गया। तो फेल हो गए यहाँ पर फ्रंट रनर कैटेगरी में आने के लिए भी, ठीक है। कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है इस तरीके से आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो इसके चलते अच्छा काम करना पड़ेगा, कई सारे एरिया काफी ज्यादा पिछड़ रहे हैं कई सारे लेवल पर, तो उसी के लिए यहाँ पर ये न्यूज है जो कि आप लोग को आइडिया रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, तीसरी जो न्यूज है यहां पर इसमें ये बात कर रहा है ब्रिक के बारे में, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, मैंने भी आप लोग कई बार इसके बारे में पढ़ाया भी है, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। पहले एक बार ब्रिक को आप लोग देख लीजिए।
ब्राजील, रसिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, तो 5 कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी जो आगे निकल कर आई और इनके द्वारा एक ग्रुप बनाया गया। क्या पांचों की पांचों स्टार्टिंग से? नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर साउथ अफ्रीका नहीं थी पहले ये ब्रिक BRIC था यहां पर, जो कि फर्स्ट 4 कंट्री यहां पर ये आई। फिर आगे चलकर इसमें 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ा यहां पर, यानी कि नेचुरली 4 कंट्री थी, 5वीं साउथ अफ्रीका यहां पर बाद में ऐड होकर होगी। ठीक है, तो ब्राजील आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। एक बार आप लोगों को मैप में ही दिखा देते हैं यहां पर। ठीक है, जब आप लोग देखेंगे तो अच्छे से ऐड कर पाएंगे यहां पर किस किस एरिया से कौन सी कंट्री निकल कर आ रही है। ठीक है, तो यहां पर ब्रिक में कौन कौन सी है? ब्राजील हो गया यहां पर, ये साउथ अमेरिका के अंदर ब्राजील हो गया, फिर हो गया साउथ अफ्रीका हो गया यहां पर साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर। ठीक है, फिर रसिया हो गया ऊपर यहां पर, ये हो गया चाइना और ये हो गया इंडिया। तो टोटल 5 कंट्री है जिनके द्वारा मिलकर ये ग्रुप बनाया गया, ब्रिक बोला गया। वैसे 2001 में ये ग्रुप बनाया गया था और एक पर्टिकुलर पर्सन थे यहां पर जो कि गोल्डमैन सैक्स, ये असिस्ट मैनेजमेंट है इसके यहां पर, जो जिनका नाम था यहां पर जिम ओ'नील। ठीक है, तो इनके द्वारा ये टर्म दी गई थी बेसिकली एक तरीके से बेटर ग्लोबल। एक सेकेंड, ठीक है, मुझे लगा रिकॉर्डर रीस्टार्ट हो गया, मैंने कहा हो गया काम आज तो। कई बार देखो देख टेक्नोलॉजी यार ऐसी होती है, कई बार क्या होता है आवाज़ नहीं आती है, कई बार रीस्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कई बार मतलब चलते चलते अपने आप ही इंटरप्ट हो जाती हैं चीज़ें, तो कई सारी ऐसी दिक्कतें देखने को मिलती है कई बार। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कई बार वीडियो दोबारा अपलोड करनी पड़ जाती है, कई बार वॉइस नहीं आ रही है, वो दिक्कतें आती हैं। तो कई सारी ऐसे इश्यूज़ रहते हैं, चलती रहती हैं चीज़ें। पर लेकिन हाँ ये है कि आप लोगों को लगे रहना चाहिए, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम ना लाइफ में आप लोग को आएंगी जहां भी आप लोग जाएंगे। कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप लोग कंफर्टेबल बैठकर अपना आराम से जिंदगी एंजॉय कर पाएंगे। अगर वो जिंदगी है तो आप लोग आराम से एक सही जिंदगी जी नहीं रहे, वो भी आप लोग को देखने को मिलेगा। तो प्रोडक्टिव रहना है हमेशा लाइफ में, तो ये चीज़ें लाइफ का पार्ट बना लेनी चाहिए। ठीक है, चलिए जो भी है, फिर भी थोड़ा सा तो लगता है कि यार लगता है हो गया काम। चलिए जो भी है, फुल स्केल डिप्लोमेटिक मीटिंग आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली बेसिकली। तो रसिया के बारे में अगर बात करें तो रसिया में यहाँ पर ये 16 जून 2009 में यहाँ पर एक पहली मीटिंग इसकी कंडक्ट कराएगी। ठीक है, तो इसके चलते यहाँ पर चीजें स्टार्ट हुई। इसके बारे में अगर बात करें तो एक न्यू डेवलपमेंट बैंक भी इसका पार्ट यहाँ पर बना, जिसको ब्रिक बैंक के नाम से भी आप लोग जानते हैं। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर ये कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट भी यहाँ पर निकल कर आया, जो कि इसी का एरिया है। और यहाँ पर ट्रीटी हुई 2014 और 15 में, जिससे ये दोनों बनाए गए। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन अगर पूछ ले जाए तो याद रखेगा। ठीक है, तो नॉर्मल जो ब्रिक का फॉर्मेशन किया गया था वो किया गया था 2006 के अंदर में। ठीक है, जो टर्म दी गई थी वो दी गई थी यहाँ पर 2001 के अंदर में। तो 5 कंट्री इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगी। लैंग्वेज इसमें यूज की जाती है इंग्लिश, रशियन और हिंदी और चाइनीज लैंग्वेज यहाँ पर यूज की जाती है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। आइए अब यहाँ पर समझेंगे इसके बारे में। तो 7th मीटिंग अभी ब्रिक इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री 2021 की देखने को मिली। तो इसमें जो कंक्रीट कलेक्टिव ग्लोबल एक्शन के बारे में बात की जा रही है क्लाइमेट चेंज इन्वायरमेंट को लेकर। ये मैंने आप लोग कई बार बताया कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। अभी यहां पर ये तो कई बार हम लोगों ने पढ़ा कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि कॉमन गोल है सबका। कॉमन गोल क्या है कि क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना है, टेम्परेचर जो है 1.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। तो सबका कॉमन गोल है, जी हाँ सबका कॉमन गोल है। पर लेकिन ये जो कंट्रोल करना है टेम्परेचर, इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है। यानी कि जितना मेहनत यूएसए करेगा कंट्रोल करने में, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा बर्बाद किया है, उतना मेहनत इंडिया को नहीं करना है। इंडिया को कम मेहनत करना है, क्योंकि इंडिया में आज के डेट में भी उस लेवल पर हम लोग नहीं पहुंचे जिस लेवल पर यूएसए पहुंच चुका है। तो हमको तो कम करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात यहां पर हो जाती है। तो इसलिए बोला गया कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, की कॉमन तो है कि मिलकर काम करना है, पर लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट एक और टर्म ऐड कर दी गई रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, यानी कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर आने वाली है अलग अलग सबकी, वो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से काम करेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग उनसे अलग ज्यादा काम करवाओगे। अब जितना काम यूएसए कर सकता है उतना इंडिया तो नहीं कर पाएगा, उसके पास में इतने रिसोर्सेज नहीं, इतना पैसा नहीं है, तो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से काम करेगा। तो ये टर्म जब ऐड कर दी गई तो यहां पर जो मैक्सिमम रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है वो आ गई है जो बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्री है। यूएसए हो गया, ठीक है, इसी के साथ में रसिया हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया। तो ये कंट्री, जैसे कि चाइना भी आप लोग बोल सकते हो आज के डेट में, तो ये कंट्री इनकी ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर बात करें इन्वायरमेंट मिनिस्टर के द्वारा अडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली स्टेटमेंट, तो इसमें यहां पर इनके द्वारा बोला भी गया कि कोऑपरेशन होना चाहिए, किस तरीके से हम लोग को कंटिन्यूटी बनाकर रखनी है, कैसे कंसोलिडेट करना है और कैसे कंसेंसस बनाना है, यानी कि मिलकर कैसे हम लोग को काम करना है, वो रुकना नहीं चाहिए, कंटिन्यूअसली चलना चाहिए। तो इसके बारे में यहां पर बात की गई ब्रिक नेशन के द्वारा। जो प्रपोजल काफी इंपोर्टेंट यहां से निकल कर आ रहे हैं, प्रपोज किया गया ब्रिक इन्वायरमेंट मिनिस्टर स्टेटमेंट यहां पर निकल कर आई, जिसके चलते यहां पर बोला जा रहा है कि हम लोग को आगे आने वाले टाइम में जो यहां पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होने वाली है COP26, तो उसमें कैसे काम करना है। ठीक है,
तो यूएन बायोडाइवर्सिटी को 15, इनमें कैसे आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली चीजों को लेकर चलना है आने वाले टाइम में। अब तक आप लोगों को देखने को मिला पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था, तब से लेके आप लोगों ने क्या क्या अचीवमेंट कर लिया और कौन कौन से ऐसे एरिया जहां पर और अच्छे से आप लोग काम कर सकते हैं, तो इनके बारे में भी यहाँ पर बात की जा रही है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह कि ये मुद्दे हैं जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। बाकी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को और बता देता हूं जो कि एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 जो है वो यहां पर अभी देखने को मिलेगी ग्लासगो यूके के अंदर में, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना जो कि आप लोगों से बन सकता है, आलोक शर्मा उस पर्टिकुलर जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के वो प्रेसिडेंट रहने वाले हैं। अब नाम से आप लोगों को लगेगा यार ये तो कोई भारतीय हो सकता है, नहीं भारतीय नहीं है यहाँ पर, ये ब्रिटिश पॉलिटिशियन है यहाँ पर, जो कि एक तरीके से यहाँ पर उनके कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंदर भी हैं। तो ये यहाँ पर इसके वो चेयरपर्सन रहने वाले हैं। तो ग्लासगो जो स्कॉटलैंड के अंदर है, तो ये नवंबर के महीने में होगी, तो फिर से आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलेगी, फिर से मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा उस टाइम पर भी है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा चीजें हैं जो कि कई बार डायरेक्ट एग्जाम में बन जाती है। तो देखिए पढ़ो तो इस तरीके से पढ़ो कि आप लोग फिर उसको एग्जाम में भूलना। तो इस तरीके से अगर आप लोगों ने चीजों को पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है, ये बेसिकली बात निकल कर आ रही है यूनियन मिनिस्टर एग्रीकल्चर नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। तो इनके द्वारा अभी यहां पर बोला गया ब्रिक एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म, यानी कि जो ब्रिक कंट्री है वो मिलकर यहां पर रिसर्च एक प्लेटफॉर्म बनाएगी जिससे मिलकर यहां पर काम कर पाएंगी। तो उसी के चलते ये न्यूज यहां पर निकल कर आ गई। यानी कि ब्रिक कंट्री ऐसा नहीं है उसी एरिया में काम कर रही है, अलग अलग एरिया में भी ब्रिक कंट्री जो है वो मिलकर काम कर सकती है, जैसे कि यहां पर अभी बात की जा रही है। तो इन एरिया में भी हम लोग एक दूसरे के साथ में, यानी कि एग्रीकल्चर में भी, इन्वायरमेंट में भी, क्लाइमेट चेंज में भी मिलकर काम कर सकते हैं। तो इसी के चलते यहां पर ये बात करी जा रही है। तो इसमें यहां पर एग्रीकल्चर रिसर्च और इनोवेशन जो ब्रिक कंट्री है, जो मान लीजिए हम लोगों ने कुछ अच्छा रिसर्च किया, जैसे ठीक है हम लोगों ने अभी यहां पर पूसा टेक्नोलॉजी के थ्रू यहां पर बेसिकली हम लोगों ने बात की थी कि हम लोगों ने खेतों में वो क्वाल जलाया जाता है उसको हम लोग जल्दी से एक तरीके से इंप्लीमेंट कर देंगे ताकि वहां पर ज्यादा टाइम ना लगे। ऐसी अलग अलग नए नए बीज निकाल के लाए जाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप निकाल कर लेकर आगे। तो क्या क्या रिसर्च कौन कौन सी कंट्री कर रही है, एक दूसरे के साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। तो ब्रिक एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म जो है ये प्रपोज किया गया हमारी कंट्री के एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, जिसके चलते साइंस लेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट यहां पर देखने को मिलेगा। आगे आने वाले टाइम में भूखमरी, अंडर नरिशमेंट यानी कि कुपोषण के शिकार, पुअर्टी, इनइक्वालिटी, ये सारी चीजें और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को भी प्रमोट कर एग्रीकल्चर और जिसके उसके मिले जुले सेक्टर है उनको हम लोग बढ़ा पाएंगे। तो इंडिया काफी शानदार तरीके से काम कर रहा है, अप्रिशिएट करने लायक चीजें यहां पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये हमारी कंट्री के द्वारा प्रपोज की गई है। तो यार क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में, फिर बोलोगे कहां से आ गया, तो यहां से आ गया, तो कंफ्यूजन आना आप लोगों को नहीं है, ठीक है। आगे चलता हूं। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट निकल के आ रही है यहां पर न्यूज, ये है सेबी के बारे में। आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा जिस तरीके से आरबीआई जो है वो बैंक को रेगुलेट करता है, इसी तरीके से जो सेबी है हमारी कंट्री में काफी इंपोर्टेंट बॉडी है। ये बेसिकली हमारी कंट्री में इसकी फुल फॉर्म अगर बोले तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं। तो ये हमारी कंट्री में जो सिक्योरिटी और कमोडिटी मार्केट है, जो स्टॉक एक्सचेंज नॉर्मली आप लोग देखते हैं, तो उसके द्वारा यहां पर ये मैनेज किया जाता है। क्वेश्चन अगर पूछ ले आप लोगों से किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है। और यूपीएससी ऐसी स्टेटमेंट देकर कई बार पूछ लेता है कि ताकि आप लोगों को आइडिया रहना चाहिए इसका। ये बेसिकली ये जो बॉडी बनाई गई थी वैसे तो 1988 में बनाई गई थी, पर लेकिन इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस यानी कि एक तरीके से सेबी का जो एक्ट बनाया गया, जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट आया, वो आया निकल के यहां पर 1992 में। तो इसके चलते इसको स्टैट्यूटरी जो स्टेटस दिया गया वो 1992 में यहां पर दिया गया। आगे चलकर जिसके चलते यहां पर एक पार्लियामेंट के अंदर एक्ट पास करके इसको बनाया गया। हेडक्वार्टर इसका आप लोगों को मुंबई में देखने को मिल जाएगा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर ये बताना है इसके चेयरपर्सन कौन है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। तो अभी इसके द्वारा क्या किया गया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया। क्या है अप्रूवल, ये इनमें बोला गया कि मर्ज कर देते हैं यार सेबी का जो शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट होता है, जो रेगुलेशन यहां पर 2014 सेबी रेगुलेशन बोला गया जिसको यहां पर, ठीक है। इसी के साथ वो SBEB तो बोला गया इसको शेयर्ड बेस्ड एम्प्लॉय जो बेनिफिट है। इसी के साथ में सेबी का जो इशू ऑफ जो स्वेट इक्विटी है रेगुलेशन 2002 जिसको यहां पर 2002 में स्वेट इक्विटी रेगुलेशन बोला गया, इनको मर्ज कर यहां पर शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी ये रेगुलेशन बेसिकली बना दिया गया। यानी कि अलग अलग जो भी कमियां खामियां थी उसको अब दूर किया जाएगा और एक ही बॉडी के अंदर चीजें आएंगी, तो अलग अलग जगह चीजें नहीं रहेंगी। तो इससे क्या फायदा होगा यहां पर, तो एक तरीके से यहां पर ऑफर किया जाएगा ऑप्शन, खासकर अगर दूसरे कोई भी जो भी चेंज लाए जाएंगे तो इंप्लॉय को क्या बेनिफिट होना है, खासकर जो लिस्टेड कंपनी के अंदर क्या क्या ऑप्शन उनको मिल सकते हैं ताकि उनको और ज्यादा फायदा देखने को मिल सके। देखिए जो भी इस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हैं ना, मान लीजिए आज की डेट में आप लोग क्या करें, एक तो है कि आप लोग कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, ठीक है, एक है कि आप लोग कोई फुल टाइम काम कर रहे हैं। तो जिस दिन आप लोग किसी काम को फुल टाइम तरीके से करना स्टार्ट कर दो उस दिन फिर आप लोग को उसमें पूरा डेडिकेटेड होकर लग जाना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर उसी के बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर जो न्यू रेगुलेशन है उसके चलते जो फुल डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं तो उसको यहां पर फायदा देखने को मिलेगा। तो कंपनी जो है वो अलाउ करेंगी
शेयर बेस्ड इंप्लॉय, यानी कि जो शेयर है उनके इंप्लॉय जो है उनको बेनिफिट मिल सके। इसी के साथ में एक्सक्लूसिवली जो वर्क कर रहे हैं कंपनी के लिए, फिर कंपनी ऑफ ग्रुप के लिए, उनको भी यहां पर जो सब्सिडरी हो उसको भी यहां पर इंक्लूड करके चला जा सके जो एसोसिएट है। तो यानी कि जो लोग मिलकर ढंग से काम कर रहे हैं उसके चलते यहां पर चीजें देखने को मिलने लगे। तो यहां पर कहने का मतलब यह कि जो ऑलरेडी यहां पर काम कर रहे हैं उनकी और सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए ये चेंज किए गए सेबी के द्वारा। तो सेबी एक काफी इंपॉर्टेंट बॉडी हो जाती है, जो कि आप लोग आइडिया रखिएगा तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, अब हम लोग यहां पर डिटेल में न्यूज देखेंगे, एक एक कर काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा तो कंफ्यूज आना आप लोगों को नहीं है। जो भी बातें मैं आप लोगों से यहां पर डिस्कस करूंगा डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे यहां पर बेसिकली अडॉप्शन रेगुलेशन, जो इसके अंदर अमेंडमेंट किया जा रहा है, तो इसके चलते काफी इंपॉर्टेंट यहां पर न्यूज बन जाती है। तो क्या है अडॉप्शन और क्या इसके अंदर चेंज किया जा रहा है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली हमारी कंट्री में फिलहाल कोविड-19 के चलते बहुत सारे माँ बाप की जान गई, जिसके चलते बहुत सारे बच्चे जो हैं उनका कोई देख रेख करने वाला नहीं रहा। तो कई सारे ऐसे बच्चे जिनके दोनों माँ बाप जो हैं वो यहाँ पर चले गए। जैसे मैंने आप लोगों को बताया भी था, जो एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं बीबी की वाइन, उनके दोनों पेरेंट्स जो हैं उनकी डेथ हो गई। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं वो तो खासकर कमा भी अच्छा खासा रहे हैं, एक अच्छे खासी सेलिब्रिटी है इंसान, उसके बाद भी यहाँ पर एक तरीके से इतनी अच्छी खासी सर्विस होने के बाद भी इंसान अपने माँ बाप को नहीं बचा पा रहे हैं। तो समझिए जो जिनके पास में कोई रिसोर्सेज नहीं थे वहां पर कितने लोगों की डेथ हुई होगी। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसी के चलते बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बिना माँ बाप के हो गए। तो अब रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है यहाँ पर हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है उसकी। तो इसी के चलते यहाँ पर एक एक्ट भी है जो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं जुवेनाइल जस्टिस, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन। ये यहाँ पर एक एक्ट है हमारी कंट्री में 2000 एक्ट का, इसके अंदर भी 2021 का, 21 के अंदर भी अमेंडमेंट किया गया कि अगर कोई गलत तरीके से किसी बच्चे को अडॉप्ट करता है, गोद लेता है, पता चला कई सारे लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को तो अच्छा खासा पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को सही डायरेक्शन देते हैं, सही उनकी लाइफ बनाते हैं, पर कई बार दूसरे बच्चे गोद ले लेते हैं ताकि घर में कोई काम करने वाला मिल जाए। ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। बहुत बुरे अत्याचार कई बार यहाँ पर इस तरीके के बच्चों पर किए जाते हैं। तो उन चीजों को यहाँ पर देखने के लिए हमारी कंट्री में जो बॉडी है उसके बारे में भी मैं आप लोगों से बात करूंगा। ये काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इन चीजों को हम लोग कैसे लेकर चलें, ठीक है। तो उसके बारे में जो बॉडी है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और कई सारी और इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप लोगों को भी आगे चलकर किसी बच्चे को गोद लेना है तो उसके चलते आप लोगों को कुछ आइडिया भी यहां पर हो जाएगा। तो इसके चलते कई सारी बातें जानेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यू क्लोज जो ऐड किया गया यहाँ पर इंडियन जो डिप्लोमेटिक मिशन है अब्रोड के अंदर में, यानी कि विदेशों के अंदर में, तो अगर कोई इंसान ऐसा है जिसने बच्चे को गोद लिया, वो अभी हमारे देश में है और फिर वो हमारा देश छोड़कर किसी दूसरे देश में चला गया और वहां पर वो रहने लगा, तो सोचिए कि वो यहां से बच्चे को लेके गया, दूसरे देश में चला गया, अब वहां पर जाकर वो बच्चे को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। पता चला वहां पर अपने बच्चों को सही डायरेक्शन में लेकर चला और वहां पर एक बच्चा लेके इसलिए गया ताकि वहां पर उससे काम कराया जा सके, एक तरीके से नौकर लेकर चला गया ताउम्र बिना पैसे का, ना तो पैसा देना पड़ेगा और ताउम्र नौकर बनकर वहां पर रहेगा। तो इस तरीके से यहां पर कंडीशन देखने को मिलती है। तो उसी को चेक करने के लिए यहां पर बोला गया, कई सारे ऐसे लोग होते हैं पेरेंट्स जो ओवरसीज चले जाते हैं चिल्ड्रन, एक चाइल्ड को लेकर विद इन 2 ईयर ऑफ एडॉप्शन, तो उसके बारे में क्या क्या चीजें भी देखने को मिलेगी। अगर इंडियन मिशन के बारे में आप लोग बात करते हैं तो इंटर कंट्री एडॉप्शन यहां पर जो होता है, तो इंडियन चिल्ड्रन जो यहां पर अगर कोई किड जो है उसको अगर लेकर जाता है, अडॉप्ट कर लेता है कोई नॉन रेजिडेंट इंडियन एनआरआई या फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया फॉरेन कंट्री के अंदर में, तो उसके चलते हमारी कंट्री में ये रेगुलेशन के अंदर चेंज लाया गया है ताकि बच्चों की देखरेख की जा सके। तो ये फर्स्ट यहां पर अमेंडमेंट है जिसके अंदर बोला गया है, अमेंड किया गया एडॉप्शन रेगुलेशन 2017 की, उसके अंदर चेंज लाया गया। अमेंडमेंट जो है वो यहां पर बेसिकली नोटिफाई करेगा कि जो भी सेक्शन है यहां पर जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, तो उसके चलते यहां पर चेंज लाया गया और एडॉप्शन रेगुलेशन जो रूल है उसके अंदर चेंज लाया गया, यानी कि केयर और प्रोटेक्शन की बात की जा रही है। ऐसा नहीं कि बच्चे को लेकर आप लोग वहां पर जाकर उसके साथ में कुछ गलत उल्टी सीधी हरकतें करते हुए पाए जाएंगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, कुछ ऐसा चेंज लाया गया है। तो इंपॉर्टेंट कौन यहां पर ये सारी चीजें चेक करेगा, तो ये इंपॉर्टेंट बॉडी है, ध्यान से सुनिएगा। केयर एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी बोलते हैं इसको बेसिकली, सॉरी सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी बोलते हैं इसको, CARA, केरा के नाम से इसको जाना जाता है। किस मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आप लोग को ये देखने को मिलेगी। तो नीड क्या है, रिसेंटली कई सारे बच्चे जो हैं उनको अडॉप्ट किया गया कई सारे पेरेंट्स के द्वारा और वो बाद में अभी विदेश में चले गए। तो इंडियन अथॉरिटी जो है यहाँ पर उनको देखना पड़ेगा कि एक तरीके से अगर बात करें यहाँ पर, तो ये ऑल्सो नॉट फॉल, यानी कि ये यहाँ पर इंडियन जो मिशन अब्रोड है उसके अंदर वो नहीं आते हैं। अगर कोई इस तरीके से इंडिया के अंदर अडॉप्ट करता है फिर विदेश में चला जाता है तो उसको कैसे चेक करना है, तो उसमें चेंज करना पड़ेगा ना। तो उसी के चलते चेंज किया गया, कल को उन बच्चों की भी देखरेख की जा सके अगर जिनको विदेशों में लेकर चले गए, कुछ गलत तो नहीं हो रहा उनके साथ में, तो ये चेक करने की बात की गई। तो कुछ यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखे गए हैं, अगर आप लोगों को बच्चा अडॉप्ट करना है तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। तो पर्सन एलिजिबल टू अडॉप्ट टू
अडॉप्ट चाइल्ड अंडर एडॉप्शन रेगुलेशन जो है यहाँ पर 2017 के, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात की है PAP यानी कि प्रोस्पेक्टिव अडॉप्शन पेरेंट्स। इसको प्रत्याशी आप लोग बोल सकते हैं कि जो अडॉप्ट करना चाहते हैं वो इंसान जो है वो फिजिकली, मेंटली और इमोशनली स्टेबल होना चाहिए और फाइनेंशियली भी स्टेबल होना चाहिए, ताकि बच्चा तो गोद ले ले, पता चला बच्चे को कुछ करवा ही नहीं पा रहा है, पढ़ा भी नहीं पा रहा है और बच्चे को आगे चल के चाइल्ड लेबर में लगा दिया। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि कोई लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कोई कंडीशन है उसकी कि वो ऐसा ही है कि 2-4 साल का बचा हुआ है उसके बाद में निकल लेगा वो इंसान, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यानी कि जो बच्चा कोई अडॉप्ट करे यहाँ पर वो पर्सन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये जरूरी है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। ए पर्सन कैन अडॉप्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर मैरिटल स्टेटस, ये काफी इंपॉर्टेंट लगा मुझे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों की शादी ही होना जरूरी है अगर बच्चे को आप लोग अडॉप्ट करना चाहते हैं। कई सारे लोग हैं इस दुनिया में जो चाहते हैं कि वो शादी ना करें पर बच्चा अडॉप्ट कर ले, ताकि उनको शादी में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, पर कोई बच्चा अगर इसको फायदा हो सकता है उनसे तो उसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि उन इंसानों को ये लगता है कि शादी जो है एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है एक अलग तरीके की, पर लेकिन हाँ बच्चे को अलग से पढ़ाया जा सकता है अगर कोई बच्चा ऐसा है जो जिंदगी में सही तरीके से नहीं चल रहा है और उसको हम लोग गोद लेकर कुछ फायदा कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या रूल और रेगुलेशन है? सिंगल फीमेल कैन अडॉप्ट एनी जेंडर, यानी कि अगर कोई लड़की है वो फीमेल है तो वो किसी भी जेंडर का बच्चा अडॉप्ट कर सकती है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। पर लेकिन सिंगल जो ये फीमेल तो अडॉप्ट कर सकती है दोनों, पर सिंगल मेल जो है वो ओनली बॉय चाइल्ड अडॉप्ट करेगा, वो गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं करेगा। देखिए इसके पीछे कई सारे रीजन बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर, जैसे कि आप लोगों को पता है जैसे जैसे लड़की जो बड़ी होती है, पीरियड साइकिल वगैरह वो सारी स्टार्ट होती है, तो एक माँ के साथ में ज्यादा कंफर्टेबल रह पाती है अगर माँ बात करती है उस तरीके से, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है आगे चलकर। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मेल जो है वो ओनली मेल को अडॉप्ट कर पाएगा, पर लेकिन फीमेल जो है वो मेल और फीमेल दोनों को अडॉप्ट कर लेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। स्टेटमेंट देकर अगर क्वेश्चन पूछ ले आप लोग तो बोलेंगे नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, दोनों के लिए दोनों होंगे। ठीक है, तो जरा सी देर में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नो चाइल्ड शैल बी गिवन इन एडॉप्शन टू ए कपल अनलेस, यानी कि जब तक कि यहां पर अगर बात की जाए उनकी जो यहां पर बात की जाए कि दे हैव एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ स्टेबल मैरिटल रिलेशनशिप, यानी कि कम से कम शादी के 2 साल हो चुके हो, पता चला कि अभी शादी की दोनों की बन नहीं रही है और अलग अलग हो गए और बच्चा भी अडॉप्ट कर लिया, पता चला बच्चा अब क्या रहा है, पहले ही वैसे बेचारे की हालत खराब थी अब और ज्यादा हालत खराब होगी, पता नहीं कहां कहां पड़ा घूम रहा है, कोई देखने वाला ही नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो 2 साल जब शादी को हो जाए तब बच्चे को अडॉप्ट किया जाएगा, नहीं पहले 2 साल खुद से ट्राई करो कि बच्चा होता है या नहीं हो पाता है। आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कई सारे लोग ऐसे जिनके 2 साल में नहीं, 3 साल में नहीं, 4 साल में नहीं, 5-5 साल में भी जाकर बच्चे पैदा होते हैं, तो कई सारे इश्यूज हो जाते हैं। तो मैंने माना यह कि आप लोग अगर इस तरीके से फिर भी किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कंडीशन यहां पर रखिएगी कम से कम उनकी स्टेबल एक स्टेटस होना चाहिए, शादी 2 साल से ऊपर हो चुकी हो। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे यहां पर जो काफी इंपॉर्टेंट लगा, अगर किसी के 3 या फिर 3 से ज्यादा बच्चे हैं तो वो यहां पर कोई भी बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकता अनलेस कोई एक्सेप्शनल कोई कंडीशन न बने। जैसे कि पता चला उसके बच्चे थे 3, ठीक है, उसने अपने 2 बच्चे जो है वो किसी को दे दिए, रिलेटिव को। कई बार ऐसा होता है ना कि रिलेटिव के बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं, उनके पेरेंट्स नहीं थे तो स्टेप पेरेंट बन जाते हैं, तो उस टाइम पर वो अडॉप्ट कर सकता है। पर खुद के बच्चे ऑलरेडी 3 है, एक दूसरा बच्चा वो अडॉप्ट करेगा तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसके चलते यहाँ पर ये रहता है कि वो इस बच्चे की देखरेख नहीं कर पाएगा। तो इसके चलते यहाँ पर ये रूल और रेगुलेशन सामने निकल कर आए। तो अगर इससे रिलेटेड पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है क्वेश्चन भी एग्जाम में आप लोग आपकी बार आंसर राइटिंग के लिए भी बन सकता है, क्योंकि ये कोविड-19 के चलते इशू जो है वो बहुत बड़ा इशू बन गया जो कि लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो इसके चलते अगर क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन आना आप लोगों को नहीं है। ठीक है, तो ये है इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है यह है वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में। वोकेशनल ट्रेनिंग किसकी चीजें से लिटरेट को समझेंगे हम लोग यहाँ पर। एक तरीके से एक आपने बोले किसी को स्किल ट्रेनिंग अगर आप लोगों को देनी है, बच्चों को स्कूल में ही अगर पढ़ा दिया जाए कि हाँ उनको आगे चलकर किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कॉलेज में उनको सारी अच्छे से अगर चीजें प्रोवाइड करा दी जाए ताकि कॉलेज खत्म होते उनको अलग से कोई स्पेशल ट्रेनिंग न करनी पड़े, तो इस तरीके से यहाँ पर चीजें प्रोवाइड करानी चाहिए। तो जन यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है इसके बारे में, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाएंगे डायरेक्ट स्कीम के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है जन शिक्षण संस्थान। ठीक है, यानी कि जन शिक्षण जो संस्थान है जिसको जेएसएस बोला गया है, उसके द्वारा अभी केरला के अंदर यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जंगल के अंदर बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी के लिए इंटरनेट की स्पीड अच्छे खासी प्रोवाइड करा दी गई। तो काफी बड़ी बात यहाँ पर होगी। जो यहाँ पर ये स्कीम है जेएसएस, इसको पहले यहाँ पर क्या बोलते थे, इसको श्रमिक विद्यापीठ के नाम से जानते थे। यानी कि पहले इसका नाम जो था वो श्रमिक विद्यापीठ था, अभी इसका नाम क्या कर दिया, जन शिक्षण संस्थान इसका नाम कर दिया चेंज करके। ये बेसिकली जो इंप्लीमेंट की जाती है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो एनजीओ होती है ना, जो काम करती है बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग अलग एरिया में, तो उनके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है कंट्री के अंदर। 1967 में ये स्कीम लाई गई थी। तो ये पुरानी स्कीम है, कोई नई स्कीम तो है नहीं, पर नया नाम चेंज करके फिर नई चीजें लगने लगती हैं, इसलिए यहां पर आप लोगों को हो सकता है कि नई स्कीम लगे। पर लेकिन अगर लंबे समय तक आप लोग पढ़ रहे हैं तो ये चीज समझ जाएंगे आप लोग। तो जेएसएस जो है यहाँ पर 2000 में इसका रीनेम किया गया
पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आती थी, अब तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का भी नाम चेंज कर दिया गया। इसको पहले कौन सा बोलते थे, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट इस मिनिस्ट्री को बोलते थे। अभी रिसेंटली इसका भी नाम चेंज कर दिया गया, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया, जब से हमारी कंट्री में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई ना। कौन सी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, तीसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी। पहली कब लाई गई थी, 1968 में लाई गई थी, दूसरी 1986 में लाई गई, तीसरी 2020 में लाई गई। अब छोटा सा क्वेश्चन आप लोग मुझे बता दीजिए कि जो इसके बीच में एक अमेंडमेंट भी किया गया यहाँ पर, तो वो किस ईयर में किया गया इसके अंदर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में एजुकेशन जो है उसके बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है, 7वें संविधान के अंदर 7वें शेड्यूल में जब जाएंगे 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट है। तो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर एजुकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहले स्टेट लिस्ट के अंदर हुआ करता था, पर लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 1976 में, तो उस टाइम पर फिर इसको कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर डाल दिया गया। ये सारे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं काफी ज्यादा। क्यों, इसका रीजन यहां पर ये है क्योंकि अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है और 2020 में कोई आप लोग का पेपर भी नहीं हुआ है, तो ये क्वेश्चन सारे रुके पड़े हुए हैं एग्जामिनर के माइंड में। जैसे ही पेपर आएगा धड़ाधड़ इनकी बम्बार्डमेंट करेगा वो आपके ऊपर, तो आप लोगों को तैयार रहना है, बैट लेकर छक्के छुड़ाने हैं उन क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो अभी फिलहाल किस मिनिस्ट्री के अंडर में आ गई, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर इसको ला दिया गया 2018 में। उससे पहले ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर में ये स्कीम आया करती थी। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर, जेएसएस जो है वो एक यूनिक तरीके की आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो यहाँ पर ओनली वोकेशनल स्किल ही नहीं बट यहाँ पर ये लाइफ स्किल भी सिखाती है, कैसे आप लोगों को जिंदगी में आगे चलना है, ठीक है। यानी कि इस तरीके से यहाँ पर ऐसे टीचर नहीं है, टीचर पढ़ना ही नहीं सिखाता, आप लोगों को जिंदगी को जीना भी सिखाता है, तो उस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक तरीके की ऐसी स्कीम है जो कि आप लोगों को बस स्किल ही नहीं प्रोवाइड कराएगी, लाइफ स्किल भी आप लोगों को प्रोवाइड कराएगी, जिंदगी में रहना कैसे, जीना कैसे है। तो इसी के चलते यहाँ पर बेसिकली बात ये की जा रही है कि ये जो प्रोग्राम है ये डिफरेंट डिपार्टमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है, क्योंकि अलग अलग चीजें यहाँ पर सिखाई जाती है, ठीक है। ये आइसोलेशन में काम नहीं हो सकता है। मान लीजिए आज के दिन में एजुकेशन सीखनी है, चलिए ठीक है, एजुकेशन वाला डिपार्टमेंट काम करेगा, ठीक है, पर किसी को हेल्थ के बारे में कुछ सीखना है तो हेल्थ वाले डिपार्टमेंट के अंदर जाएगा, स्पोर्ट के बारे में कुछ सीखना है तो स्पोर्ट के डिपार्टमेंट के अंदर जाएगा, ठीक है, इकोनॉमी के बारे में कुछ सीखना है तो बैंकिंग या फिर जो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके अंदर आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। तो इसके चलते अलग अलग लेवल पर चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो वोकेशनल जो ट्रेनिंग है यहाँ पर खासकर नॉन फॉर्मल या फिर नॉन लिटरेसी के बारे में, नियो लिटरेसी के बारे में, पढ़ाई से रिलेटेड अगर बात करें, ठीक है, एजुकेशन के बारे में बात करें, तो इसके चलते कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 6ठी में छोड़ दिया स्कूल, 8वीं में स्कूल छोड़ दिया, तो 8th से लेकर यहां पर जो आप लोगों को देखने को मिलेगा जो स्कूल ड्रॉप आउट है अप टू द 12th, जिनकी एज 15 से लेकर 45 है, तो उनको इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। यानी कि वो लोग जो 15 से 8 से लेके जो बेसिकली 12वीं क्लास उन्होंने नहीं की है उसमें ही उनके द्वारा ड्रॉप आउट कर दिया गया था, तो यहां पर 15 से लेकर 45 साल के बीच में तो देखने को मिलेगा। और खासकर जो महिलाएं उनको प्रायोरिटी के अंदर दी जाती है कि महिलाओं को थोड़ा और ज्यादा फोकस दिया जाए, क्योंकि मेल को जो मेल कैंडिडेट है उसको तो फिर भी घर वाले पढ़ा लेते हैं, उसको तो विदेशों में पढ़ने के लिए भेज देंगे या फिर उसको कहीं भी बाहर जाकर पढ़ने के लिए भेज देंगे, पूरा पैसा लगा देंगे। पर लड़कियों पे नॉर्मली पैसा लगाते हुए डरते हैं घर वाले, ठीक है, क्योंकि एक मेंटेलिटी है आज की डेट में भी कि लड़कियां करेंगी क्या, पढ़ के दूसरी जगह चले जाएंगी ससुराल में, तो इसलिए लड़कियों को आज के डेट में आप लोग इस तरीके की कंडीशन झेलते हुए जल्दी से आप लोग देख लोगे आसपास में। तो उसी के चलते यहाँ पर हर जगह आप लोगों को नॉर्मली जो प्रेफरेंस देखने को मिलेगा, इसीलिए लड़कियों को दिया जाता है, क्योंकि ये लगता है कि यहाँ पर इसके चलते लड़कियों को ज्यादा फायदा मिल सकता है, लड़के इसका इतना फायदा नहीं उठाएंगे। इंप्लीमेंट जो किया जाता है इसको एनजीओ के थ्रू किया जाता है, 100% ग्रांट जो है वो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आता है, यानी कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम आप लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछेगी सेंट्रल सेक्टर स्कीम के बारे में, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत यहाँ पर जो बेसिकली रजिस्टर रहती है यहाँ पर ये स्कीम, यहाँ पर जन शिक्षण जो संस्थान है यहाँ पर ये रेस्पेक्टिव बोर्ड मैनेजमेंट आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जो कि यहाँ पर अप्रूव किया जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो इन चीजों को मैनेज करके चलता है, ठीक है। तो इसके चलते देखिए कई सारी चीजें आप लोगों ने यहाँ पर देख ली। अब यहाँ पर ये एनकरेज करता है खासकर जो एजुकेशन को, इसी के साथ में ओपन स्कूलिंग को, किसी ने स्कूलिंग छोड़ दी थी ना उसको आगे स्कूलिंग प्रोवाइड करा दो, ठीक है। इसी के साथ में सर्टिफिकेट दिया जाता है आगे चलकर उसका यूज कर सके वो, तो एक इंसान को उसके पैरों पर फिर से खड़ा करने की कोशिश करने का ये एक नायाब तरीका आप लोग बोल सकते हैं गवर्नमेंट का। तो मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी थी स्कीम जब इसके बारे में पढ़ा। आई होप कि आप लोगों के माइंड में भी क्लैरिटी आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, यहां पर बात करेंगे इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। ये जो न्यूज है ये बेसिकली बात की जा रही है वेस्ट फिलीपींस सी के बारे में। अभी इंडियन नेवी के द्वारा यहाँ पर इंडियन नेवी एक एक्सरसाइज यहाँ पर देखने को मिली, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज फिलीपीन के साथ में। तो फिलीपीन आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर मैप में आप लोग देखना चाहते हैं तो अच्छे से समझ पाएंगे। अपनी प्यारी कंट्री यहाँ पर हो गई, इधर थोड़ा सा आएंगे आप लोग तो यहाँ पर आप लोगों को फिलीपीन देखने को मिलेगा। तो जो फिलीपीन है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन मैंने आप लोगों को दिखाई दी, तो ये पर्टिकुलर लोकेशन हो गया आप लोगों के सामने। तो इसके चलते वेस्ट फिलीपीन सी में यहाँ पर एक्सरसाइज देखने को मिली हमारी कंट्री की नेवी की।
कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था इंडो यूके नेवल एक्सरसाइज के बारे में, जिसका नाम था कोनकन 2021। तो कोनकन 2021 यहां पर ये इंग्लिश चैनल में हम लोगों को देखने को मिली थी। तो ये बायलैटरल कोलैबोरेशन अभी फिलहाल निकल के आ रहे हैं, खासकर पीसफुल कैसे हम लोग ऑल ओवर वर्ल्ड में चीजों को मेंटेन रख सकते हैं और कैसे इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर भी चीजों को मेंटेन रख सकते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन मतलब इंडियन ओशन का ये वाला हो गया, इधर आप लोग आएंगे तो ये पैसिफिक रीजन हो गया। तो ये पर्टिकुलर जो रीजन है यहाँ पर फिलीपीन, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये कैसे इस एरिया में शांति बना सकते हैं, तो उसके ऊपर यहाँ पर काम किया जाता है। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज है, यहाँ पर सीरीज ऑफ कैसी एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिलेगी जहाँ पर हमारी कंट्री बेसिकली काम कर रही है, और खासकर मैरीटाइम बाउंड्री जहां जहां पर चाइना की मिलती है उन कंट्री के साथ में और काम किया जा रहा है, क्योंकि चाइना जहां पर है वो ये बोलता है कि हम ही हमें, बस यहाँ पर और कोई नहीं आएगा। तो इसके चलते शांति बनाए रखने की भी कोशिश की जाती है। इंडिया जो नेवल है यहाँ पर उसका जो शिप है INS रणविजय और INS कोरा, तो इनके द्वारा करंटली को डिप्लॉय किया गया वेस्टर्न पैसिफिक में स्ट्रेंथ करने के लिए, मैरीटाइम सिक्योरिटी और पार्टनर कंट्री के साथ में कोलैबोरेट करने के लिए। और जो क्वाड ग्रुप है, क्वाड ग्रुप याद रखिएगा, क्वाड ग्रुप में इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान आते हैं, ठीक है। इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये नेक्स्ट एडिशन में मालाबार एक्सरसाइज का देखने को मिलेगा। मालाबार एक्सरसाइज एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि 1992 में स्टार्ट की गई थी, उसमें इंडिया और USA स्टार्टिंग में थे, फिर आगे चल के जापान ऐड हो गया और अभी ऑस्ट्रेलिया को भी उसका पार्ट बनाया जा रहा है। तो इसके चलते देखने को मिलेगी ये गुआम जो एरिया है यहाँ पर, ये ठीक है, जो चाइना का मिलिट्री एग्जिस्टेंस जहां पर बढ़ रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, वहां पर नजर आएगा। चाइना क्लेम करता है सोवरेनिटी यहां पर साउथ चाइना सी के अंदर में, जो मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। अगर साउथ चाइना सी के अंदर अगर आप लोग जाएंगे, यहां पर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं एक बार, तो यहां पर चाइना हमेशा कहता है कि मेरा एरिया है, ठीक है। तो किसी भी कंट्री को, वियतनाम हो, फिलीपीन हो, इनको सबको तमाचे मारता रहता है, थप्पड़ मारता रहता है, थप्पड़ जाता रहता है। तो इसके चलते यहाँ पर क्योंकि काफी सारे हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज हैं उस एरिया में, तो इसलिए यहाँ पर इनके साथ में लड़ता है। तो इसके चलते चाहता है कि यहाँ पर चीजों को नॉर्मल रखा जा सके। तो आसियान जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, टोटल 10 कंट्री हैं, ये यहाँ पर मिलकर काम कर रहे हैं। वियतनाम, फिलीपीन, बर्नुई, ये यहाँ पर काउंटर क्लेम कर रहे हैं बेसिकली कई सारे एरिया में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आज की डेट में चाइना के साथ में इनकी झड़प रहती है, तो कैसे नॉर्मल चीजों को लेकर चलना है उसके मुद्दे को लेकर यहाँ पर बातें की जाती है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, कई बार न्यूज में भी रहता है, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये थे बेसिक इन्फॉर्मेशन, आई होप कि आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट नहीं होगा, तो इसके बारे में आप लोगों को आइडिया रखना है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर ये बात की जा रही है साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में। HIV के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, नॉर्मली जो कि ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस बोलते हैं, ठीक है। तो HIV जो है यहाँ पर ये एक वायरस है और इसकी जो बीमारी का नाम है उसको बोलते हैं एड्स। इसी तरीके से जैसे कोविड-19 जो है वो बीमारी का नाम है और SARS-CoV-2 जो है वो वायरस का नाम है, तो कंफ्यूज मत होना। अभी यहाँ पर मैसेच्यूट जो इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी है, खासकर मैसेच्यूट बेस यहाँ पर अमेरिकन जो बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, MIT के बारे में नहीं बात करूं, मैसेच्यूट एक पर्टिकुलर एरिया है अमेरिका के अंदर, वहां पर बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, उसके द्वारा mRNA वैक्सीन बनाने की बात की जा रही है। जिस तरीके से यहां पर अभी कोविड-19 के लिए यहां पर दवाई बनाई गई है, अभी यहां पर इसी के लिए भी HIV के लिए भी दवाई बनाई जा रही है इनके द्वारा, उसी के चलते इसको mRNA बोला गया है। इसका M का मतलब होता है बेसिकली मैसेंजर, ठीक है। तो RNA की दवाई यहां पर बनाई जा रही है, जिसको राइबोन्यूक्लिक एसिड आप लोग बोलते हैं, बायोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये कैसे दवाई बनती है इसको समझेंगे अभी यहाँ पर। अभी अगर बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड में, यहाँ पर आज की डेट में 37.7 मिलियन लोग ऐसे हैं जो HIV के साथ रह रहे हैं। आप लोग समझ सकते हैं कितने सारे लोग HIV से बीमारी थे। HIV एक वायरल बीमारी है, ये अपना नेचर चेंज करता रहता है वायरस, जैसे अभी कोविड-19 के बहुत सारे बच्चे देखने को मिल रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। ये डेल्टा, ये कप्पा, ये टकटप्पा, ये पता नहीं क्या गया, ठीक है। तो उसी तरीके से HIV भी अपना वायरस जो है वो नेचर चेंज करेगा। तो यहाँ पर ये जो दवाई है हो सकता है कि कारगर साबित हो सके, जैसे यहाँ पर अभी कोविड-19 पर कारगर साबित हो रही है। तो इसमें करते क्या है बेसिकली, स्मॉल या फिर इनएक्टिवेटेड डोज लिया जाता है जो बीमारी है, जैसे कि यहाँ पर कोविड-19 में कोविड-19 वायरस की जो एक तरीके से इनएक्टिवेटेड या फिर जो उसका एक यानी कि मरा हुआ जो वायरस उसमें लिया जाता है और फिर उसको यहाँ पर एक तरीके से यूज किया जाता है पर्टिकुलर पर्सन की बॉडी में डालने के लिए। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। मान लीजिए मुझे जो है वो कोविड-19 की बीमारी हो गई, ठीक है। तो मुझे कोविड-19 की बीमारी हो गई, तो मेरे ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट अगर करेगा तो क्या करेगा, मुझे कोविड-19 का एक छोटा सा नहीं, गलत बोल दिया मैंने, मुझे नहीं मतलब ऐसे देखिए आप लोग, मैं अभी हष्ट-पुष्ट हूं, ठीक है। अगर मैं अभी हष्ट-पुष्ट है, मुझे कोई बीमारी नहीं हुई है, तो कल को अगर मुझे बीमारी हो जाती है तो एक तरीके से कोविड-19 मेरी बॉडी को कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि मेरी बॉडी पर वो हैवी वायरस अगर पड़ेगा एकदम तो बॉडी को बीमार कर देगा। पर लेकिन अभी मैं हष्ट-पुष्ट हूं, तो मुझे अगर जो वैक्सीन दी जाती है तो वैक्सीन में क्या करते हैं, ये उस वायरस का एक इनएक्टिवेटेड या तो एक्टिवेट नहीं है या फिर मरा हुआ छोटा सा एक डोज डालते हैं, ताकि मेरी बॉडी में जो एंटीबॉडी डेवलप हो जाए उस बीमारी के लिए। ऑलरेडी उसमें थोड़ा टाइम लगता है एंटीबॉडी डेवलप होने में, तो अगर जिंदा वायरस आ गया तो इंसान को ले डूबेगा, पर लेकिन अगर ऑलरेडी हम लोग
लोगों ने बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप कर ली है और कल को चलकर वो वायरस आएगा तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है, उस वायरस को कबड्डी या फिर कुश्ती में, उसको दंगल में, उसको धोबी पछाड़ उसको मारेंगे वो और उसको वहां पर निपटा देंगे। तो ये इनएक्टिवेटेड या फिर यहां पर स्मॉल क्वांटिटी में यहां पर ये वायरस डाला जाता है बॉडी के अंदर में, तो वो एंटीबॉडी डेवलप कर लेता है, इम्यून सिस्टम कट्टर तैयार हो जाता है। अब आए वायरस तो आए वायरस को पटक के मारेंगे। तो यही सिस्टम जो कोविड-19 के लिए यूज किया गया, इसी सिस्टम को यूज करने की बात की जा रही है अभी यहां पर। किसके लिए? ये बेसिकली ये HIV के लिए, तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। एक्सपेक्टेड बेनिफिट देखने को मिलेगा RNA बेस्ड जो यहां पर इम्यूनोजेंस होते हैं बेसिकली, जिसके चलते यहां पर ऑल्टरनेटिव जो चीजें हैं यहां पर ये एक तरीके से आप कि एक तरीके से एक और अल्टरनेटिव दवाई देखने को मिलेगी रिलेटिवली इजी, जो यहां पर क्विकली जो एक इंप्लीमेंट रोल प्ले कर सकती है। पर चैलेंज है सबसे बड़ी, तो जो सबसे ज्यादा बीमारी देखने को मिलती है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर ये दवाई बनाकर पहुंचाना वो दिक्कत है। दूसरा, वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ये जो दवाइयां होती है सारी टेम्परेचर सेंसिटिव होती है, इसलिए इनको स्टोर करना काफी ज्यादा चैलेंजिंग टास्क रहता है। तीसरा, जो म्यूटेशन, जैसे HIV म्यूटेशन पता चला दवाई एक वायरस के लिए बनाई और दूसरा वायरस नेचर चेंज करके आ गया, उसके ऊपर ये काम ही नहीं कर रही है, तो ये दिक्कत देखने को मिलेगी। तो कई सारे ये तमाम ऐसे इशू निकल कर आते हैं जिसके चलते यहां पर दिक्कत है। पर लेकिन हाँ, ये है कि सोच रहे हैं प्रोडक्टिव कुछ करना, तो ये एक अच्छी बात है, तो इसके लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो ये बात समझिएगा जो कि इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं। देखिए, एक बच्चे ने काफी अच्छा लगा मुझे, एक बच्चा जो था वो कई बार कमेंट करता है, वो बोलता है कि सर वीडियो के नीचे आता है कि सर फ्यूचर IAS ऑफिसर प्रेजेंट। तो एक बच्चे के द्वारा मेल किया गया इसी तरीके से कि सर कई सारे बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं, ये अच्छा है क्या? तो यार देखो, अगर पर्टिकुलर पर्सन जो है ना डेली 2-3 बार दिन में रिकॉल कर रहा है कि मुझे IAS बनना है, मैं IAS बन रहा हूं, ठीक है, तो उसके अंदर एक मोटिवेशन आता है और वो कहीं ना कहीं एक प्रोडक्टिव स्टेप उठाता है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा कुछ लिख रहा है कमेंट बॉक्स के अंदर में कि हाँ आई एम द फ्यूचर IAS ऑफिसर, तो उसको उस तरीके से मत देखो, ये अच्छी बात है, आप लोगों को उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आप लोगों को भी कम से कम 2-4 बार जो भी जॉब आप लोग करना चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं IAS बनना है, जो भी जॉब आप लोग करना चाहते हैं उसका इस तरीके से नाम लिया करें। ठीक है, तो ये बोलिए, ठीक है, तो इस तरीके से, तो इसी तरीके से आप लोग हमेशा प्रोडक्टिव लाइफ में काम करते हुए नजर आएंगे, अपनी चीजों को रिकॉल करते रहिए। ठीक है, बाकी यहां पर ये जो वीडियोस के बारे में मैंने बताई दी, आप लोग इसको देख सकते हैं, टाइम पर आप लोगों को मिल जाएगी। इसी के साथ में अगस्त नहीं है, यहां पर सितंबर हो चुका है अब तो। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट जो न्यूज देखी हम लोगों ने डिटेल में समझा इसके बारे में क्या क्या चीजें थी। दूसरी शॉर्ट न्यूज निकल कर आई, यहाँ पर हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट के बारे में समझा, सारी चीजें हम लोगों ने समझी। यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या थे। ब्रिक के बारे में 2 न्यूज हम लोगों ने देख ली, ब्रिक के बारे में डिटेल में समझा, ये काफी डिटेल में न्यूज हम लोगों ने देखी। इसी के साथ में हम लोगों ने सेबी के बारे में और उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जानी। यहाँ पर फिलीपीन में क्या क्या चल रहा है और क्या क्या चीजें यहाँ पर एक्सरसाइज वगैरह वो सारी समझी। हम लोगों ने एडेप्शन ऑथोरिटी और उसके बारे में बच्चों को अडेप्ट करना है तो क्या करना है वो समझा। हम लोगों ने यहाँ पर JSS स्कीम के बारे में समझी, कई सारी बातें जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। HIV वैक्सीन और वायरस, ये सारी बातें हम लोगों ने समझी, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना है। अब क्वेश्चन है, आप लोग इनको अटेम्प्ट कीजिए यहाँ पर एक बार फिर से। किसके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, कौन कौन मिलकर यहां पर काम कर रहे हैं, नेवल एक्सरसाइज कौन ये किस किस कंट्री के बीच में, ब्रिक जो बात करें इसके बारे में बात करिएगा, इनके द्वारा भी ये जो मीटिंग हुई इसमें CBDRRC क्या था यहाँ पर, JSS क्या है यहाँ पर, JSS जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में अब आती है, पहले वो एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर में आती थी। किसके द्वारा बोला गया 37.7 मिलियन HIV के केसेस हैं, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, CARA, ये आप लोग को बताना है। कल का भी थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, ज्यादा लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद रख पाओगे। किसके द्वारा यहां पर फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था नेशनल स्पोर्ट डे पर। राइट टू, अगर बात करें टू बी फॉरगेटन और राइट टू बी लेफ्ट लोन, ये किस पर्टिकुलर राइट का पार्ट बन चुके हैं फिलहाल अभी, ये बताना है। कौन सा आर्टिकल है और कौन से पार्ट में आते हैं यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी, अगर बात करें आप लोग यहाँ पर। कौन सा ऑपरेशन है जहां पर हम लोगों ने अफगानिस्तान से कई सारे लोगों को निकाला, ये आप लोगों को बताना है। कौन सा रूल अभी नया लाया गया है अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम का रूल चेंज करके, ये आप लोग को बताना है। आइडेंटिफाई करने की बात की जा रही है, जियोलॉजिकल साइट किसके द्वारा बोला गया, हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। मुजली जो आइलैंड है वो कहां पर है बेसिकली, और लोकतक जो लेक है वो कहां पर है, ये क्वेश्चन आप लोग को बताने थे। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, फिर स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन देख लेते हैं, स्पोर्ट मिनिस्टर है अनुराग कश्यप ठाकुर, श्री अनुराग सिंह ठाकुर, इनके द्वारा ये अभी यहां पर फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। राइट टू प्राइवेसी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा राइट टू बी फॉरगॉटन, कल डिटेल में डिस्कस किया था, और राइट टू बी लेफ्ट अलोन, जिसको कंफ्यूजन है वो जाकर वीडियो देख लेना कल वाली। राइट जो है यहां पर राइट टू लाइफ के बारे में बात करें तो आर्टिकल 21 आप लोगों के सामने निकल कर आएगा पार्ट 3 में संविधान के अंदर में। ठीक है, ऑपरेशन देवी शक्ति यहां पर अफगानिस्तान से जो लोगों को निकाला जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। ड्रोन रूल नाम नया रख दिया गया, पहले अनमैन्ड एयरक्राफ्ट रूल सिस्टम हुआ करता था इसका नाम। ठीक है, सिस्टम रूल। अभी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया कि जियोलॉजिकल आइडेंटिफाई की जाएंगी साइट, ताकि जियो टूरिज्म यानी कि लोकेशन को लोग जाकर देखें, उसके बारे में बात की जा रही है। तो क्वेश्चन बन जाते हैं, मजुली आइलैंड जो है ये ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर आसाम के अंदर देखने को मिलेगा। लोकतक लेक जो है ये मणिपुर के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगी।
तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। एक बच्चा ये कह रहा है कि सर ऐसा मत बोला करो वीडियो के एंड में कि वीडियो को डिसलाइक कर दिया करो अगर पसंद नहीं आती है, अच्छा नहीं लगता है। आप ऐसा के मत बोला करो, बस ये बोल दिया करो लाइक कर दिया करो। यार देखो दोनों चीजें बोलना बनता है। कई सारे बच्चे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो डिसलाइक करिए, तो ये एक तरीका फीडबैक सिस्टम होता है, तो इसको नेगेटिव तरीके से मत लीजिए। अगर किसी को वीडियो पसंद नहीं आ रहा है तो उसको डिसलाइक करने के लिए इसीलिए बोलता हूं ताकि वो अपना फीडबैक दे सके, ठीक है। कि हाँ वीडियो डिसलाइक करनी है अगर पसंद नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं कि लाइक ही करनी है। तो डिसलाइक या लाइक जो भी आप लोग करें, पर लेकिन हाँ फीडबैक जरूर दीजिए। एक सेकंड भी नहीं लगेगी आप लोगों को ये काम करने में। और बाकी 10 में से कितने मार्क्स आप लोग दे सकते हैं वो जरूर बताइएगा। इसी तरीके से अपना ध्यान रखिए। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।